अभिनंदन। आज मैं रियांशी इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराना चाहूँगी। नियम: वाद विवाद प्रतियोगिता कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। पक्ष और विपक्ष के प्रतिभागियों को 5 मिनट का वक्त अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए और 1 मिनट तार्किक खंडन के लिए दिया जाएगा। उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। उच्चारण के समय हाव भाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी बोलते समय पेपर की मदद ले सकते हैं। पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों की भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। विषय प्रस्तुत करते समय विद्यार्थी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। मैं आदरणीय निर्णायक मंडल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद मैम। हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। इस महफिल की पहचान अभी बाकी है। जोश से भर दो ये सारा ऑडिटोरियम। जोश से भर दो ये सारा ऑडिटोरियम, क्योंकि कुछ खास अभी बाकी है। ओके। अब मैं ग्रुप अ कक्षा 9वीं के प्रतिभागियों का स्वागत करती हूं, जिनका वाद विवाद का विषय है वक्फ संशोधन बिल देश के विकास के लिए आवश्यक है। मैं पक्ष दल की प्रथम वक्ता परिणीता शर्मा को विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। माननीय निर्णायक मंडल, प्रतिपक्षगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं परिणीता शर्मा कक्षा 9वीं की छात्रा अपने विषय वक्फ संशोधन बिल देश के विकास के लिए आवश्यक है के पक्ष में अपना विचार प्रकट करूंगी। सर्वप्रथम मैं बताऊंगी कि वक्फ एक मुस्लिम कानून है। कोई भी व्यक्ति अपने चल या अचल संपत्ति को दान कर सकता है। यह मुसलमानों की अपनी अदालत है। वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा कानून है जो वक्फ संपत्ति के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इस बिल का मुख्य मकसद वक्फ संपत्ति का गलत इस्तेमाल होने से रोकना है, और जब इन संपत्तियों का सही उपयोग होता है तो यह समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद करता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार आदि। इस तरह यह बिल सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे देश के विकास की मदद करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। धर्म के नाम पर जब ज़मीन वक्फ बोर्ड को बेचते हैं तो बोर्ड निर्णय लेता है कि उससे ज़मीन पर मस्जिद, कब्रिस्तान या स्कूल बनेगा। 7% वक्फ बोर्ड को देते हैं और बाकी बचे पैसे रोज़गार के काम आते हैं। पर इसके सही प्रयोग के लिए बिल का होना ज़रूरी है। धन्यवाद। अब मैं विपक्ष दल के पहले वक्ता नक्षत्र को आमंत्रित करती हूं कि वे मंच पर पधारें और अपने विचारों से हमें परिचित कराएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, श्रद्धेय गुरुजन, अध्यापकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं नक्षत्रगढ़ कक्षा 9वीं का छात्र वक्फ संशोधन बिल देश के विकास के लिए आवश्यक है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। हम विपक्ष की ओर से इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कड़ा विरोध करते हैं। यह कानून सुधार कर नाम पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक प्रयास है। सरकार अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने लगी है और विवादित वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जा का वैध बना रही है। यह सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक राजनीतिक चाल है, एक ऐसी रणनीति जिससे मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जाए। हम बताएंगे कि कैसे यह अधिनियम संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इतिहास गवाह है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का आधार रही है। इन संपत्तियों की देखरेख और उपयोग हमेशा समुदाय के हित में होता आया है।
लेकिन यह नया कानून इन संस्थाओं की स्वतंत्रता छीनने और उन्हें राजनीतिक नियंत्रण में लाने का एक जरिया बना रहा है। यह न केवल धर्मनिरपेक्षता पर चोट पहुंचाता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के विश्वास को भी तोड़ता है। आज हम जिस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें समुदाय की आत्मनिर्भरता और पहचान को खतरा है। कानून की आड़ में ऐसा तंत्र बनाया जा रहा है जिसे जवाबदेही की जगह दखलंदाजी है। संस्थाएं जो वर्षों से पारदर्शिता और सेवा भाव से संचालित होती आई हैं, अब उन्हें भारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि जब किसी समुदाय की बुनियाद को हिलाने की कोशिश हो तो हम चुप न रहें, क्योंकि जब एक समुदाय अन्याय होता है तो वह केवल उनका नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र का अपमान होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपना वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। धन्यवाद। अब मैं पक्ष की ओर से वक्ता प्रिशा को बुलाना चाहती हूँ। कृपया आकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सुमध्याह्न सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं प्रिशा आपके समक्ष विषय के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करूंगी। किसी ने कुछ सोच समझ कर ही कहा था कि परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इससे भी बेहतर कुछ हासिल करें। भारत के वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को ऐतिहासिक रूप से अक्षमताओं का सामना करना पड़ा है। इसी कारण निर्णायक मंडल इसमें समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। 2024 का वक्फ संशोधन बिल शासन को बेहतर बनाने और दुरुपयोग रोकने के लिए है। बिल का एक प्रमुख पहलू वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को शामिल करना है, जो भारत के बहुधार्मिक समाज के भीतर निर्णय लेने में विविध प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। इससे वक्फ संपत्तियों पर विवादों को सुलझाने, लंबे समय से चली आ रही देरी दूर करने और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने में मदद होती है। प्रबंधन को सुव्यवस्थित करके और वक्फ भूमि को बेहतर उपयोग का बढ़ावा देकर क्या हम रोजगार पैदा नहीं कर सकते, शिक्षा का समर्थन नहीं कर सकते और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं बढ़ा सकते? क्या इन संसाधनों का व्यापक लाभ के लिए उपयोग करना जरूरी नहीं है? वक्फ के माध्यम से हम समुदायों को सशक्त बनाकर संपत्तियों को अवसरों में बदल सकते हैं। एक और दबावपूर्ण मुद्दा प्रणाली के भीतर लंबित अदालती मामलों का महत्वपूर्ण बैकलॉग है। कानून बनने से पूर्व सिविल अदालतों के पास वक्फ से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण वे अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब आपने ये पंक्ति तो सुनी ही होगी, न्याय में देरी होना अन्याय के समान है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 2.5 से 3 मिनट का समय लिया। अब मैं पूरे उत्साह के साथ विपक्ष के वक्ता नीलेश को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने तर्कों से हम सभी को सोचने पर मजबूर करें। अब मैं नीलेश अपने दल के पहले वक्ता के विचारों को विस्तार देना चाहूँगा। मेरा पहला तर्क है स्वायत्तता पर हमला। वक्फ एक इस्लामी संस्था है जिसका संचालन मुसलमानों द्वारा ही करना चाहिए। इसमें गैर मुस्लिमों की नियुक्ति धार्मिक भावना का अपमान है और समुदाय की आत्मनिर्भरता पर चोट है। सरकार की मनमानी शक्तियाँ। अब सरकार तय करेगी कि कौन सी वक्फ ज़मीन वैध है या नहीं। यह न्यायपालिका को दरकिनार कर देती है। जो ज़मीनें पीढ़ियों से वक्फ की रही हैं, उन्हें अब दस्तावेज के नाम पर छीना जा सकता है। ऐतिहासिक संपत्तियों पर संकट। कई वक्फ ज़मीनों के पास पुराने रिकॉर्ड नहीं हैं क्योंकि वह सदियों पुरानी हैं। अब यह संशोधन कहता है कि अगर दस्तावेज नहीं है तो ज़मीन आपकी नहीं है। मतलब मुस्लिमों की मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे सब खतरे में हैं। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना।
यह कोई एक लौती नीति नहीं, यह सरकार की लंबी रणनीति का हिस्सा है जो लगातार मुस्लिमों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर करना चाह रही है। प्रक्रियाओं में देरी। वक्फ बोर्ड का काम पहले ही धीमा चलता है। अब अगर सभी निर्णय सरकारी मंजूरी के अधीन कर दिए जाएं, तो ज़मीनों का विकास, विवादों का निपटारा और संपत्तियों का प्रबंधन और भी ज़्यादा धीमा हो जाएगा। संविधान का उल्लंघन। यह कानून अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार देता है। यह सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, यह लोकतंत्र का मुद्दा है। अगर आज सरकार मुस्लिमों के संस्थानों को निशाना बना सकती है, तो कल किसी और धर्म के समुदाय की बारी आ सकती है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ वक्फ की नहीं, बल्कि भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। मुस्लिम युवाओं के भविष्य खतरे में। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली आमदनी से हज़ारों मदरसे और स्कूल छात्रवृत्तियाँ भी चलती हैं। अब अगर सरकार इन ज़मीनों पर कब्जा कर लेती है, तो वो शिक्षा और विकास की संभावनाएं छिन जाएंगी और सीधे तौर से मुस्लिम युवाओं के भविष्य प्रभावित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 2.5 से 3 मिनट का समय लिया। बहुत अच्छा नीलेश, अति उत्तम विचार। अब मैं पक्ष दल की प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ वक्ता रागन्या को। सुमध्याह्न। मेरा नाम रगन्या ठाकुर है और मैं पक्ष की अंतिम वक्ता हूँ। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक आवश्यक सुधार है, जो न केवल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग से सुरक्षा करता है, बल्कि समावेशिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ावा देता है। यह विधेयक वक्फ संपत्ति प्रशासन को आधुनिक बनाते हुए इसके ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता है और चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। एक राष्ट्र की उन्नति केवल नीतियों से नहीं, बल्कि उन संसाधनों के उचित और पारदर्शी उपयोग से होती है जो जनता के नाम प्रदान किए गए हैं। यह विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियां सही हाथों में जाए। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में भी कहा था, मेरी तमन्ना है का हम कांटे न बोने देंगे, तुझे हमरा की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। क्या हम इन संपत्तियों में वर्षों से भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर सकते हैं? यह कोई धार्मिक या सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष, दूरदर्शी और जरूरी कदम है, जिससे भारत और अधिक न्यायपूर्ण, उत्तरदायी और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इस विधेयक को पारित कर हम वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए एक पूर्ण जीवित और अच्छे भविष्य की नींव रख सकते हैं। यह तो हम सबको समझ आ जाना चाहिए था कि यह बिल एक कारण से ही राज्यसभा में सफल होकर कानून बना है। मुझे लगता है मेरे विपक्षी मित्रों को यह बात आसान भाषा में नहीं समझ आई। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि वक्फ संशोधन विधेयक केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, धार्मिक ईमानदारी और राष्ट्रीय विकास की आदर्शिला है। आइए भारत के इस विकास यात्रा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। विचारों की रोशनी से मंच को आलोकित करने अब मैं विपक्ष के वक्ता अंतरिक्ष को आमंत्रित करती हूँ। मैं अपने दल के वक्ता द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य से सहमत हूँ। यह संशोधन कानूनी सुधार नहीं, बल्कि एक साजिश है। यह मुस्लिम समाज की ज़मीनें को छीनने की कोशिश है। उनके धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता है। सदियों से वक्फ ज़मीनें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा का आधार रही हैं। उन्हें अब कागजी सबूतों के नाम पर छीनने की कोशिश हो रही है। क्या सदियों पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे अब दस्तावेज़ों की मोहताज होंगी? हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं कर सकते
जो भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा को चोट पहुंचाए और अल्पसंख्याओं को दरकिनार करे। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के संचालन की आज़ादी देती है। आज अगर आप मुस्लिम वक्फ को निशाना बना सकते हैं तो कल किसी और समुदाय की बारी होगी। यह सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं, यह पूरे देश के लोकतंत्र ढांचे की लड़ाई है और न्यायिक व्यवस्था की रक्षा का सवाल है। सरकार कहती है कि यह पारदर्शिता के लिए है, लेकिन जब निर्णय लेने वाले केवल सत्ता के लोग होंगे और समुदाय की राय सुनी ही नहीं जाएगी तो यह पारदर्शिता नहीं, तानाशाही कहलाएगी। देश का विकास केवल इमारतें बनाने से नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, न्याय और समानता पैदा करने से होता है। वक्फ संशोधन बिल एक तरफा, अपारदर्शी और सामाजिक दृष्टिकोण से खतरनाक है। हम ऐसे कानून नहीं चाहते जो लोगों को डराए, बल्कि हमें ऐसे कानूनों की ज़रूरत है जो लोगों को जोड़े। हम विपक्ष की ओर से निवेदन करते हैं कि यह बिल संविधान, न्याय और बराबरी के पक्ष में होना चाहिए और इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को लगाम देना चाहूँगा। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। एक बार सभी प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। संवाद की इस सरिता को नई दिशा देने और विपक्ष के मतों का विवेचन करने अब मैं पक्ष दल की तेजस्वी वक्ता रागन्या को आमंत्रित करती हूं। सुमध्यान, मैं विपक्षी तर्कों का खंडन करते हुए बताऊंगी कि यह बिल देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है। पहले तो वक्फ संसद एक धार्मिक संस्था नहीं है, परंतु एक संपत्ति संस्था है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वक्फ में हर धर्म के लोग दान कर सकते हैं। वक्फ की गई जमीन इस्लामी नियमों के हिसाब से एक तरह का दान होता है। जब कोई ज़मीन वक्फ कर दी जाती है तो वह हमेशा के लिए किसी धार्मिक या समाज सेवा के काम के लिए तय हो जाती है। फिर वह ज़मीन किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती, वह वक्फ की संपत्ति बन जाती है। अगर यह बिल न बना होता तो इस ज़मीन का दुरुपयोग हो सकता था। दूसरा, हाल ही में दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में वक्फ ज़मीन पर पुराने पेड़ों को काटने पर बहुत विवाद हुआ। अगर यह ज़मीन सरकारी होती तो कोई हिम्मत भी नहीं करता बिना अनुमति के पेड़ काटने की। यह साफ दिखता है कि वक्फ संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा कमज़ोर है। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक ज़रूरी है। यह न सिर्फ संपत्तियों की रक्षा करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन्हें समुदाय के हित में और पारदर्शिता के साथ उपयोग किया जाए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर वक्फ संपत्तियों का देश के आर्थिक हित में प्रयोग किया जाए तो हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद रागन्या। तर्क की तेज धार से विषय को परखने अब मैं विपक्ष दल के वक्ता अंतरिक्ष को तार्किक खंडन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं यहाँ पर अपने विपक्षी दल के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तार्किक खंडन करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले तो मैं अपने विपक्षी दल को बताना चाहूँगा कि यह संशोधन 2024 का नहीं बल्कि 2025 का है और नए बिल के हिसाब से अब गैर मुस्लिम वक्फ को ज़मीन दान नहीं कर सकते, पर तब भी वह उनकी ज़मीन की निगरानी क्यों करें। धन्यवाद। धन्यवाद अंतरिक्ष। ग्रुप अ के प्रतिभागियों के जोश को देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं।
वाद विवाद की इस दुनिया में हर तर्क का होता है मूल। यहाँ हार और जीत से ज़्यादा मायने रखता है विचारों का बोल। इसी के साथ मैं प्रतियोगिता के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हुए ग्रुप ब कक्षा 10वीं के सारे प्रतिभागियों को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जिनका वाद विवाद का विषय है एक देश एक चुनाव, चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आगे का रास्ता है। मैं पक्ष दल की प्रथम वक्ता जिया को विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सुमध्याह्न आदरणीय प्रधानाचार्य जी, श्रद्धेय गुरुजन, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं जिया घुम्मन एक देश एक चुनाव, चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आगे का रास्ता है, इस विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारत में कई प्रकार के चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा के चुनाव, जो संसद के सदस्य का चुनाव करने के लिए हर 5 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। हालांकि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में एक प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि भारत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि देश भर में अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव होने के बजाय मतदाता एक ही समय में राष्ट्र और राज्य दोनों प्रतिनिधियों के लिए अपने वोट डाल सकते हैं। केंद्र में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का मॉडल स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 से 1967 तक लागू किया गया था। हालांकि 5 साल का सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कुछ राज्य विधानसभाओं के भंग होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बार बार विघटन और कार्यकाल विस्तार एक दोहराव वाली चुनौती बन गई थी, जिससे देश भर में चौंका देने वाले चुनाव हो रहे थे। महोदय, यहाँ सवाल उठता है कि इस प्रस्ताव से सहमत क्यों होना चाहिए। आज हम इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलेंगे और अपनी दृष्टिकोण सामने रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। अब मैं विपक्ष दल की प्रथम वक्ता कल्याणी को विचार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूंगा। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था कि जब सत्ता केंद्रित होती है तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है, और आज यही बात हम सब के सामने एक मजबूत उदाहरण के रूप में खड़ी है। माननीय मंच और साथियों, आज इस सदन में एक देश एक चुनाव का समर्थन किया जा रहा है। यह विचार पहली नज़र में आकर्षक और सरल लगता है, लेकिन लोकतंत्र में हर सरलता ज़रूरी नहीं कि सही हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिला सकता है ये विचार। मैं विपक्ष की ओर से और एक सजग नागरिक की हैसियत से इस प्रस्ताव के खिलाफ कुछ ज़रूरी और ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहला, विभिन्नताओं की अनदेखी। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा है। भाषाएं, संस्कृतियाँ, स्थानीय मुद्दे, पंचायत से सदन तक हर स्तर के चुनाव की ज़रूरतें अलग होती है। अगर हम एक देश एक चुनाव की बात करें तो यह विभिन्नताओं को कुचलने जैसा होगा।
क्या हम सब कुछ एक ही रंग में रंग देना चाहते हैं? दूसरी बात, प्रशासनिक अराजकता का खतरा। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो यह ना सिर्फ एक भारी भरकम प्रशासनिक बोझ होगा, बल्कि पूरी शासन प्रणाली अस्थिर हो सकती है। क्या हमारे विरोधी प्रशासन को सिर्फ एक चुनावी मशीन बनाना चाहते हैं? तीसरी बात, सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव। सुरक्षा बलों की सीमित संख्या और संसाधनों का सवाल एक गंभीर मुद्दा है। क्या आप ये समझते हैं कि एक साथ चुनाव कराने का यह मतलब होता है कि सुरक्षा बलों को देश भर में एक ही समय पर तैनात करना? यह संभव नहीं तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण जरूर है। चौथी बात, लोकतंत्र की आत्मा, संवाद पर चोट। अलग अलग समय पर चुनाव कराने का मतलब होता है जनता को बार बार सरकार का मूल्यांकन करने का मौका। क्या आप इस प्रक्रिया को लागू करके जनता से अधिकार छीन लेना चाहते हैं? साथियों, एक देश एक चुनाव का विचार लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे केंद्रित में सीमित करने की कोशिश है। यह विचार आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे गहरे हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हूं, क्योंकि लोकतंत्र को सजग नागरिकों की जरूरत है, न कि सुविधाजनक शॉर्टकट्स की। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। मंच पर अपनी बातों की गूंज छोड़ने और मतभेदों में मंथन की राह दिखाने अब मैं पक्ष की वक्ता राशि को आमंत्रित करता हूं। अब मैं राशि अपने दल के पहले सदस्य के विचार को विस्तार में बोलना चाहूँगी। जैसा कि मेरे दल के पहले वक्ता ने कहा कि अगर 1970 में एक साथ चुनाव शुरू किए गए थे लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, तो हम एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रचार इस समय क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा कारण यह है कि इस बात की कोई पुष्टि या आश्वासन नहीं है कि चरणबद्ध चुनावों में दलनीय राजनीति नहीं होगी, गठबंधन बनाने में व्यवधान नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी नए पहल को शुरू करने के लिए संयोजन में समय लगता है और साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रशासनिक दक्षता। देश के विभिन्न भागों में चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल शासन को महत्व देने के बजाय प्रचार और रैलियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। अगर पूरे देश में एक ही समय पर चुनाव होते तो सरकार हमेशा अगले चुनाव की तैयारी करने के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्यों पर सुधार जैसी विकसित गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। इससे प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार है, क्योंकि सांसदों के पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। एक साथ चुनाव करने का यह एक मुख्य लाभ है। दूसरी बात, संसाधनों का विचलन कम होता है, ना कि बढ़ता। विभिन्न सिविल सेवकों को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे कि मतदान अधिकारी, जिससे उनकी मूल जिम्मेदारी में काफ़ी विचलन आ जाता है। एक साथ चुनाव करने से बार बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक संस्थाएं चुनाव संबंधी काम को छोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य के कल्याण जैसे अपनी प्राथमिक भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वित्तीय बोझ में कमी। यह जानकर हैरानी होती है कि भारत के लोकसभा चुनावों की लागत में काफ़ी वृद्धि आ गई है। 1951 से लेकर 1952 के पहले चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 50,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक साथ चुनाव करने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वैत्य लागतों में काफ़ी कमी आ सकती है। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्तिगत के लिए मानव शक्ति, उपकरण और सुरक्षा जैसे संसाधनों की तैनाती से जुड़े व्यय को कम कर सकता है। कोविड समिति की रिपोर्ट ने हमें यह बताया है कि एक साथ चुनाव करने के बाद वाले वर्ष में भारत की राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% अधिक थी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और अपने पक्ष पर अटल रहूँगी। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 2.5 से 3 मिनट का समय लिया। जब विचार वाणी से टकराते हैं
जब विचार वाणी से टकराते हैं तब दिशा मिलती है संवाद को। अब मैं विपक्ष के वक्ता अरशान को आमंत्रित करता हूं कि वे इस संवाद को नई ऊंचाई दें। माननीय मंच, मैं विपक्ष की ओर से दूसरा वक्ता हूं और मैं एक देश एक चुनाव के पक्ष में जो तर्क दिए हैं उनके विरोध में कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है जहां हर राज्य की सरकार स्वतंत्र है, उसके मुद्दे अलग हैं और उसकी ज़रूरतें भी। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद मानती है कि अगर एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो हमें संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करना होगा। क्या हम बार बार संविधान को अपनी सुविधा अनुसार मोड़ना चाहते हैं? हमारे विरोधी दल के हिसाब से संविधान में कुछ बदलाव लाते ही भारत की पूरी चुनाव प्रणाली में सुधार आ जाएगा। लेकिन महोदय, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यह महान देश का संविधान है, कोई मोबाइल फ़ोन की ऐप नहीं जो अपडेट करते ही सुधर जाए। डॉक्टर शुभ्रता घोष, एक राजनीतिक वैज्ञानिक, ने यह स्पष्ट किया है कि एक देश एक चुनाव की प्रणाली से देश की संघीय संरचना को खतरा हो सकता है। उनका मानना है कि यह प्रणाली राज्य के अधिकारों को कमज़ोर कर सकती है। PRS लेजिस्लेटिव के अनुसार यदि एक राज्य की सरकार गिर जाए तो दो ही विकल्प होंगे, या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या उस राज्य की जनता को अगले चुनाव तक इंतज़ार करना होगा। यह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र के खिलाफ है। साथ ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के समय कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी साथ ही कराए गए थे, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि इससे स्थानीय मुद्दे दब गए और क्षेत्रीय दलों को नुकसान हुआ, जनता की स्थानीय समस्याएं पीछे छूट गई। तो अब मैं अपने काबिल प्रतिद्वंदियों से यह पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी हम देश के जागरूक नागरिक यही चाहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति की ख्वाहिशें, उसकी ज़रूरतें और उसकी आवाज़ एक देश एक चुनाव के नीचे दब जाएं? क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें नीचे की आवाज़ ऊपर तक पहुंचने से पहले ही खो जाए, या फिर ऐसा लोकतंत्र जिसमें हर गली, हर गांव और हर राज्य की आवाज़ को बराबर मंच मिले? निर्णय अब आपका है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 2.5 से 3 मिनट का समय लिया। मंथन की इस महायात्रा में अपने विचारों की पतवार लिए अब मैं पक्ष की वक्ता अनादि को आमंत्रित करता हूं। मैं अनादि, दल के अंतिम वक्ता, अपने दल के वक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्तव्य से सहमत हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव विचार हमारी लोकतंत्र को एक नई दिशा देने का सपना है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव मात्र एक विचार नहीं, यह अधिक कुशल, प्रभावी और समृद्ध भारत के लिए एक दृष्टिकोण है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा, हमारे शासन को बढ़ावा देगा और हमारे विकास को गति देगा। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपने नागरिकों को की आवश्यकताओं को और आकांक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देगा। महोदय, सोचिए, अगर पूरे देश में चुनाव एक साथ हो तो न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि सरकारें बिना किसी रुकावट के अपना काम कर पाएंगी और बार बार चुनाव प्रचार की हलचल से हमारी जनता को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के एक साथ चुने जाने से उनके बीच बेहतर तालमेल और सहयोग हो सकता है, जो कि भारत को आगे विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस दृष्टिकोण को साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपनाएं। हम एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविक बनाने के लिए मिलकर काम करें। क्यों ना हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, एकजुट और अधिक समृद्ध भारत की विरासत छोड़ जाएं। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। संवाद को गरिमा और गंभीरता देने अब मैं विपक्ष दल के वक्ता आकांक्ष से निवेदन करता हूं कि वे मंच की शोभा बढ़ाएं।
माननीय मंच, आदरणीय निर्णायकगण और साथियों, मैं विपक्ष की ओर से अंतिम वक्ता के रूप में इस वाद विवाद को समापन की ओर ले जाना चाहूँगा। एक देश एक चुनाव, क्या बात है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई महान विचार हो, लेकिन साथियों ये विचार नहीं, एक सोची समझी साजिश है। साजिश लोकतंत्र को चुप कराने की, साजिश संविधान को मोड़ने की। लगता है मेरे काबिल विपक्षी चुनाव को सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन महोदय, हमारे लिए चुनाव एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जहां करोड़ों भारतीयों को अपनी एक नई पहचान मिलती है। जरा सोचिए कि क्या हम उस भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां एक गांव का किसान अपनी सिंचाई की समस्या को उठाने का मौका ही ना पा सके। और मान्यवर, अगर किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाए तो क्या इमरजेंसी रूल लगाकर नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? और जनाब, मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं होता। ऐसी प्रक्रिया को लागू करने के लिए हमें संविधान के साथ इतनी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा भी पूछ उठेगी कि क्या यही वो संविधान है जिसकी रक्षा की शपथ हम सभी भारतवासियों ने खाई थी। फिर मेरे विरोधी कहते हैं कि इस प्रक्रिया से खर्च बचेगा। वाह, पैसे बचाने के लिए क्या हम अपना संविधान गिरवी रख दें? अगर यही तर्क है तो कल कोई ये भी कह देगा एक देश एक नेता, इससे भी तो खर्च कम होता है। चलिए पूछते हैं हम अपने इतिहास से कि क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देते समय ऐसे भारत का सपना देखा था जहां चुनाव सिर्फ बजट और टाइम टेबल के हिसाब से हो, ना कि जनता की आवश्यकताओं के हिसाब से? क्या गांधी जी ने सत्याग्रह इसलिए चलाया ताकि 80 साल बाद भी भारत में जनता की आवाज़ बहुमत के शोर के नीचे दबकर रह जाए? अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या वो ये कहते कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्थगित चुनाव दूंगा? इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे गौरवमयी भारत के लिए और क्या हो सकती है जनाब, कि जिस लोकतंत्र के लिए हमारे महान स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी लोकतंत्र को चंद रुपयों के लिए नष्ट किया जा रहा है। महोदय, ये भारत है, भारत, एक ऐसा देश जो बना है हर उस आवाज़ से जो गूंजती है पटना की गलियों से लेकर मणिपुर की घाटियों तक, तमिलनाडु की धरती से लेकर पंजाब की हवाओं तक। और आज आप कह रहे हैं कि सब एक साथ बोलें और एक साथ चुप हो जाएं। जनाब, ये भारत है, यहाँ चुनाव सुविधा नहीं, ज़रूरत है। इसलिए आज मैं कहता हूँ कि एक देश एक चुनाव नहीं बल्कि एक देश हर आवाज़ का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि भारत एक है लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अनेक। भारत एक है लेकिन इसकी ज़रूरतें अनेक। भारत एक है लेकिन इसकी आवाज़ें अनेक। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, वक्ता ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय लिया। ग्रुप ब के प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं पक्ष दल की प्रखर वक्ता राशि को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो अपने तार्किक खंडन से विपक्ष के तर्कों की परतें खोलेंगी। मैं यहाँ पर अपने विपक्षी दल के विचारों के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और यहाँ पे तार्किक खंडन के लिए आपके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं विपक्षी दल से ये बताना चाहती हूँ कि यह विचार हमारी जड़ों को नहीं हिलाएगा। यह विचार महान है और यह विचार 1970 से चलता आ रहा है। नेहरू जी की सरकार ने यह विचार शुरू किया था और तब 1970 में हमारा संविधान बन चुका था। उन्होंने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया था। दूसरी बात, इससे प्रशासनिक दक्षता में बोझ नहीं आएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला। तीसरी बात, विपक्षी दल यह कहते हैं कि इससे कि सारा पैसा कि हमें सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं इनसे ये पूछती हूँ जनाब, क्या आप चाहते हैं कि हम अपना सारा पैसा इसमें बर्बाद कर दें? अगर आपको ये ना पता हो, भारत के चुनाव दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे चुनाव है। आप यह जानते नहीं हैं, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव मना लिया जाए तो सांसदों के पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। ये कर्तव्य वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के देशवासियों के लिए। भारत विकसित कैसे होएगा अगर सारा पैसा चुनावों में पानी की तरह बहा दिया जाए? धन्यवाद।
धन्यवाद राशि। विचारों की कसौटी पर तर्कों को परखने और पक्ष के दृष्टिकोण का खंडन प्रस्तुत करने के लिए मैं अब विपक्ष दल के वक्ता आकांक्ष को मंच पर आमंत्रित करता हूं। निर्णायक मंडल, सबसे पहले तो मैं पक्षी दल के इस तर्क का खंडन करना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया को लागू करने से हमारे देश का खर्च बचता है। महोदय, सबसे पहले तो यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्म की बात होगी कि उसके लिए देश के लोग से अधिक महत्वपूर्ण देश का खर्चा है। और अगर हम मान भी लेते हैं कि इस प्रक्रिया को लागू करने से हमारे देश का खर्च बचेगा, तो अगर किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाए तो क्या हम पूरे देश को चुनावी मैदान में झोंक देंगे? क्योंकि पक्ष तो एक देश एक चुनाव की रट ही लगाए बैठा है। इससे तो हमारे देश का और खर्चा होगा। ऊपर से अगर ये प्रक्रिया इतनी कामयाब है तो बड़े बड़े देशों ने अभी तक इन्हें लागू क्यों नहीं किया? ऊपर से अगर ये भारत में 1970 में लागू की गई थी तो कोई तो वजह हुई होगी जिससे इसको हटाया गया। धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्ष। जब बोलने वाला कह जाए कुछ खास, जब बोलने वाला कह जाए कुछ खास, तो तालियों में छिपा हो उसका एहसास। आइए अब इस एहसास को जाहिर करें, आइए अब इस एहसास को जाहिर करें, दोनों हाथ जोड़कर तालियां भरपूर करें। इस प्रकार आज की प्रतियोगिता का अंतिम चरण भी समाप्त हो गया है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। अब मैं निर्णायक मंडल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वह प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें और परिणाम घोषित करें। सुमध्याह्न सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। और अगर मुकाबले का परिणाम आप जानना चाहते हैं तो 1 मिनट का धैर्य और बना के रखेंगे। मेरे विचार में जितने भी प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वे सभी विजेता हैं। एक बार उन सब के लिए तालियां। मंच पर आकर बोलना ही विजय है। हमेशा याद रखिएगा, आप भी किसी मुकाबले में हिस्सा लें, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी आएंगे कोई बात नहीं, मगर आपका हिस्सा लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रुप ए से जो कि कक्षा 9 का है, जो हमारा बेस्ट स्पीकर है वो है रागन्या ठाकुर। और ग्रुप बी से आकाश गर्ग। धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आप ऑडिटोरियम में अनुशासन बनाए रखें। अब मैं हिंदी विभाग के सभी सदस्यों को फोटोग्राफ के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी एवं प्रतिभागियों को। सबको सर्टिफिकेट दे दो।
हाथ, ये मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए। जल्दी से आ जाओ,